आज का जो प्रारंभिक विषय है पंडित विद्यानिवास मिश्र जी भारतीय संस्कृति के पुरोधा, ऐसा व्याख्यान विषय रखा गया है। साथियों, सभी जानते हैं मिश्र जी अपने नाम और अपने परिचय के तो कोई ऐसा कोई रिक्त स्थान नहीं है जहां उनका कोई परिचय न हो, क्योंकि कीर्तिर्जस्य सजीवति, उनकी कीर्ति ही जीवित रहती है। सभी जानते हैं कि विद्यानिवास मिश्र नाम का कोई साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम हुआ था, किंतु प्रारंभिक स्थिति में आज बीज वक्तव्य और व्याख्यान के रूप में मैं उपस्थित हुआ हूं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिश्र जी कौन थे, कहाँ जन्म लिए थे, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, क्या क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई की, कैसे कैसे उनका जीवन किस रास्ते से चला और आज वे साहित्यालोक में अमरत्व की प्राप्ति करके हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनकी यशोगाथा करने के लिए हम लोग यहाँ एक साथ एकत्रित हैं। साथियों, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी के किनारे पगडीहा गांव में 14 जनवरी सन 1926 को मकर संक्रांति के पर्व के दिन हुआ था। इनके पिताजी श्री प्रसिद्ध नारायण मिश्र जी थे और माताजी का नाम गौरी देवी था। बहुत अच्छा सुअवसर था। आप सभी जानते हैं कि मकर राशि पर सूर्य जब जाता है तो संक्रांति बदल जाती है। संभवतः भारतीय साहित्य का यह ऐसा दिन था जिस दिन मकर का सूरज होने के लिए पौ फट रही थी और इधर भारतीय हिंदी साहित्य के संसार में भी विद्यानिवास मिश्र जी के जन्म लेने पर एक पौ फट रही थी। मकर में सूरज आया। मकर में जब सूरज आता है तो भारतीय संस्कृति में क्या होता है? माघ मकर गति रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूरज मकर राशि पर जाता है तो गंगा के किनारे सभी तीर्थ इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जब वह संक्रांति बदली तो मिश्र जी का धरावतरण हुआ। जन्म कहकर हम उन्हें छोटा कह देंगे। धरावतरण क्यों कहेंगे? क्योंकि वास्तव में वे सामान्य नहीं थे। सामान्य से अतिरिक्त जो कुछ भी होता है इस जगत में वह विशेष होता है, और विशेष होने की स्थिति में वह एक अद्भुत और अलौकिक होता है। जब आप उनके विषय में जानेंगे तो आपको वास्तविक रूप से विश्वास होगा कि वास्तव में पंडित जी अलौकिक पुरुष थे। कैसे अलौकिक पुरुष थे? ठीक उसी प्रकार जैसे संक्रांति के बदलने पर सभी तीर्थ इकट्ठे हो जाते हैं और लोग वहां पर अपनी संस्कृति और अपनी मान्यता के अनुसार कोई अपने पाप धुलने जाता है, कोई वहां कुछ प्राप्त करने जाता है, कोई भगवत भजन करने जाता है। अर्थात भारतीय संस्कृति का इतना उन्नत स्वरूप होता है वहां पर जहां देखने को मिलता है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के समुन्नत स्वरूप को जनता के समक्ष लाने वाला वह प्राणी उसी दिन जन्म लिया था जिसका नाम था पंडित विद्यानिवास मिश्र। ये विद्यानिवास जो नाम है वह अपने नामोचित गुणों को धारण किया भविष्य में जाकर। मतलब दो अर्थ होंगे इसके।
जो विद्या में निवास करता हो, अर्थात जिसका स्थान निवास स्थान ही विद्या हो, ऐसे को विद्या निवास कहेंगे। अथवा विद्या निवसति यस्मिन्, जिसमें विद्या निवास करती हो, उसे भी विद्या निवास कहेंगे। दोनों स्थितियों में विद्या निवास थे, वास्तव में विद्या निवास थे। कैसे थे साथियों? जब इनका जन्म हुआ 14 जनवरी 1926 को मकर संक्रांति के पर्व पर, तो वह कालखंड कैसा रहा होगा, इनके घर की क्या परिस्थिति थी, इनके पिताजी क्या करते थे, इनके चाचा लोग कौन थे, 2-4 मिनट थोड़ा सा अपनी अल्प जानकारी के आधार पर आपको इनका परिचय बताता हूँ। इनके पिताजी श्री प्रसिद्ध नारायण मिश्र जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए और एलएलबी थे, जो गोरखपुर में वकालत करते थे, किंतु उस पेशा के जाल और फरेब उन्हें पसंद नहीं आए। स्वभाव से भगवत भजन करना उनका वास्तविक ध्येय हो गया। आप समझ सकते हैं कि भगवत भजन करने वाला वकालत कैसे करेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे नाई की कैंची दर्जी को चलाने के लिए दे दी जाए। इनके पिताजी भगवत भजन करते रहे। इसी समय ये सेंट एंड्रयूज कॉलेज में, गोरखपुर के बगल जो सेंट एंड्रयूज कॉलेज है, और उस समय जो नव स्थापित गोरखपुर विश्वविद्यालय हुआ, जब उसकी स्थापना हुई, तो श्री प्रसिद्ध नारायण मिश्र जी, जो आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी के पिताजी रहे, वे कुछ दिन अध्यापन भी किए, किंतु कालांतर में 1970 में जाकर उनका वाराणसी में देहावसान हो गया। मिश्र जी के चाचा जी गोलोकवासी पंडित मुनिवर मिश्र जी थे, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से नव्य व्याकरण में आचार्य थे, और वहां से पदवाक्य प्रमाण पारामारीण होकर वे भी देवरिया के बगल में बरहज आश्रम में संस्कृत महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहे। उन दिनों, उस कालखंड में कुछ दिनों बाद वे विद्याधर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय देवरिया में भी प्रधानाचार्य के रूप में रहे, और उन्होंने भी अपने अध्यापन के द्वारा अनेक योग्य शिष्यों का निर्माण किया। उनसे छोटे एक और भाई थे गोलोकवासी आदरणीय श्री महिपति मिश्र जी। वे भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्री की पढ़ाई करने के बाद शिक्षा अधिकारी भी रहे, और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत यश कमाया। कुल मिलाकर पंडित जी के जो परिवार का शैक्षिक वातावरण था, वो बहुत ही उन्नत था। आप इसकी सहज कल्पना कर सकते हैं कि जिस कालखंड की मैं बात कर रहा हूँ, उस कालखंड में गोरखपुर के जनपद के पकडीहा ग्राम जो राप्ती नदी के किनारे है, उस समय दुर्गम परिस्थितियां होती थीं, मार्ग नहीं होते थे, आने जाने के संसाधन नहीं होते थे। ऐसे कालखंड में इनके परिवार के लोगों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, वह भी भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से। तो निश्चित रूप से पंडित जी के घर का एक शिक्षा जगत में उन्नत संस्कार था, और शैक्षिक उन्नयन का एक बहुत बड़ा वातावरण था। और वही था कि इनके रक्त में और जो परिवार के वातावरण में था, वह इनकी परिस्थितियों में आकर के उभरा, और रक्त संचार में वह आगे बढ़ा। बल्कि पंडित जी के व्यक्तित्व में आपके परिवार की जो शैक्षिक उन्नयन की स्थिति थी, वह बाद में साहित्यिक अभिरुचि के रूप में परिणत हो गई, और साहित्यिक अभिरुचि के रूप में परिणत होकर के
एक बहुत बड़े नाम को जन्म दिया। कौन सा नाम? जो साहित्यकार के रूप में बाद में जाना जाने लगा, उसका नाम था पंडित विद्यानिवास मिश्र। साथियों, ये साहित्यकार शब्द तो थोड़ा अभी बाद में बताऊंगा इसके बारे में क्या होता है। पहले ये चर्चा कर लेते हैं कि आदरणीय पंडित जी की शिक्षा दीक्षा का क्या स्वरूप था, कहाँ से पढ़े, कैसे रहे। आपकी शिक्षा प्राइमरी स्कूल की, जो प्राथमिक पाठशाला की जो शिक्षा थी, वो आपके गांव के ही बिशनपुरा के प्राइमरी स्कूल में हुई। आप यह जानकर हतप्रभ होंगे। कक्षा 7 में आपका प्रवेश गोरखपुर शहर के जुबली कॉलेज में हुआ, इंटर कॉलेज में, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त है। कक्षा 10वीं आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया और 1939 में यह कार्य हुआ। आदरणीय पंडित मिश्र जी 1939 में 10वीं पास कर चुके थे। बाद में इंटरमीडिएट की परीक्षा के कालखंड में, मतलब इंटरमीडिएट की शिक्षा के कालखंड में, उन दिनों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित बाणभट्ट की आत्मकथा का पूरे भारतवर्ष में एक धारावाहिक के रूप में कहिए या यूं कहिए कि बहुत बड़ी प्रशस्ति चल रही थी, जिसको पढ़ने के बाद बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत उन्नत भाषा में, जिसको आप कहते हैं गांव के बोलचाल की भाषा में लच्छेदार भाषा, ऐसी भाषा में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को एक पत्र लिखा। उस पत्र में बाणभट्ट की आत्मकथा को प्रशंसित किया और प्रशंसित करने के बाद जो वहां से प्रत्युत्तर के रूप में उन्हें पत्र प्राप्त हुआ, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पंडित विद्यानिवास मिश्र को पत्र पढ़ने के बाद उत्तर दिया था, उसमें, उस पत्र में उन्होंने पंडित जी को भाई कहकर संबोधित किया, बहुत ही प्रेम से और बहुत प्रशंसा की आदि इत्यादि। वो बहुत एक लंबा प्रकरण है जिसको पर कभी बातचीत की जाएगी। वह एक कालखंड था जिसमें इंटरमीडिएट के विद्यार्थी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसा सूर्य सम्मान प्रदान करे, यह सुखद अनुभूति का ही विषय हो सकता है, यह सुखद आश्चर्य का भी विषय हो सकता है। धीरे धीरे इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद पंडित जी अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज की ओर बढ़े और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन दिनों गणित, संस्कृत और अंग्रेजी, इन 3 विषयों के साथ 1942 के पूर्व ही यह कार्य ऐसे चल रहा था। 1942 के आसपास उन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया। 3 विषय पढ़े आचार्य जी ने, गणित भी, संस्कृत भी और अंग्रेजी भी। अब आप लोग बीज वक्तव्य हो रहा है यदि, तो ध्यान में रखेंगे कि हिंदी साहित्य का इस प्रकार का पंडित जो अपने स्नातक की कक्षा में गणित, संस्कृत और अंग्रेजी का विद्यार्थी रहा हो, वह आगे आकर हिंदी साहित्याकाश में किस प्रकार एक नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। मिश्र जी उन दिनों 1942 में स्वतंत्रता संग्राम भी बहुत ही तीव्र गति पकड़ चुका था। अन्य छात्र भी सक्रिय थे, तो मिश्र जी भी उन दिनों स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय हुए। 1943 में वे बीए पास हो गए
अच्छी मर्यादा के साथ इन्होंने स्नातक उत्तीर्ण किया। उसी समय प्रयागराज की धरती पर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से आपकी भेंट हुई और यही भेंट हिंदी साहित्य में पंडित विद्यानिवास मिश्र के प्रवेश की नींव थी, जो आजीवन आधारशिला बन गई। और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी का सानिध्य ही पंडित जी को आजीवन हिंदी जगत में जाने के लिए सन्नद्ध और संलग्न कर दिया, सत्प्रेरित कर दिया। जैसे किसी महात्मा का, किसी महापुरुष का संयोग प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम राजर्षि टंडन पुरुषोत्तम दास जी का सानिध्य पंडित जी की दिशा को बदल रहा है। कैसे बदल रहा है देखिए। 1945 में संस्कृत साहित्य में पंडित जी ने स्नातकोत्तर परास्नातक, जिसको एमए कहते हैं, संस्कृत साहित्य में एमए किया। आप लोग सभी हिंदी के अध्येता हैं। मैं भी हिंदी तो स्नातक कक्षा में भी मैं विद्यार्थी नहीं रहा हूं, स्नातकोत्तर में भी मैंने संस्कृत साहित्य ही लिया था। किंतु मेरा जानना है और मेरा मानना भी है, मेरा सुनना भी है, मेरा कहना भी है कि हिंदी साहित्य जगत में अंग्रेजी विषय के आचार्यों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हस्तक्षेप किया है। विजयदेव नारायण शाही जी का जो जायसी पर काम है, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे विजयदेव नारायण शाही जी। आज प्रोफेसर कोई हो सकता है, किंतु वे आचार्य थे। आचार्य ही यह सब कर सकता है, प्रोफेसर नहीं कर पाता। इसी प्रकार नरसिंह भैया, शिशिर कुमार घोष आदि इत्यादि बहुत सारे लोग जो अंग्रेजी भाषा से, साहित्य से फिराक साहब हैं, ये लोग सब आए, हिंदी साहित्य जगत में आए हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये कह रहा था कि संस्कृत साहित्य से स्नातकोत्तर किया और इसके साथ साथ एक बहुत सुखद संयोग हुआ कि वहां पर संस्कृत साहित्य से परास्नातक करने के बाद जो शोध कार्य का विषय हुआ, वो पंडित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण पर शोध कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। किंतु कालचक्र की कुछ ऐसी महिमा थी कि वह उनका शोध कार्य मार्ग में ही रह गया, पूर्ण नहीं हो पाया, जमा नहीं हो पाया। थीसिस, शोध प्रबंध पूर्ण होकर वह प्रस्तुत नहीं हो पाया, वह कार्य वहीं पर शिथिल हो गया। और जीवन के उतार चढ़ाव में, कुछ संघर्षों में पंडित जी संघर्ष करते हुए दूसरी तरफ आगे बढ़े। कहां बढ़े? यह कार्य छोड़कर, शिथिल होकर पंडित जी 2 वर्ष आकाशवाणी में कार्य किए। आकाशवाणी में कार्य करने के बाद पंडित जी कुछ दिनों तक हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े रहे, जहां पर उन्होंने अपनी सेवाओं के प्रतिदान के रूप में एक भी पैसे ग्रहण नहीं किया, अवैतनिक सेवा किया, अवैतनिक सेवा किया उन दिनों तक। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे चलते हैं आपसे बातचीत करते हुए। पंडित जी की फिर जो साहित्यिक यात्रा थी वो क्या हुई? पंडित जी की साहित्यिक यात्रा यूं शुरू हुई। राहुल सांकृत्यायन जी का सानिध्य प्राप्त हुआ प्रयागराज रहते हुए। श्री नारायण चतुर्वेदी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। फादर कामिल बुल्के का सानिध्य प्राप्त हुआ। इलाचंद जोशी जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। नागार्जुन का सानिध्य प्राप्त हुआ। धर्मवीर भारती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उपेंद्रनाथ अस्क
आदि का सानिध्य प्राप्त हुआ और हिंदी साहित्य में पंडित जी के प्रवेश के लिए ये लोग महती प्रेरणा के विषय बन गए। इन्हीं व्यक्तित्वों से प्रेरित होकर पंडित जी हिंदी साहित्य के सृजनाकाश में जैसे विहंगम दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि ये जो पीछे के व्यक्तित्व मैंने नाम गिनाए, इन्हीं लोगों की सत्प्रेरणा और से गहन अध्ययन भी पंडित जी का हुआ होगा और वे प्रेरित होकर रचनाशीलता में भी प्रवृत्त हुए होंगे। उसी समय पंडित बलभद्र मिश्र जी की प्रेरणा हुई थी और उनका जो प्रोत्साहन मिला था उससे 1945-46 के आसपास पंडित जी ने भारत में भ्रमरानंद नाम का एक स्तंभ लिखा। पंडित जी स्तंभकार भी थे। भारत में भ्रमरानंद नाम का एक स्तंभ, इसके प्रेरणा स्रोत थे पंडित बलभद्र मिश्र जी। 1947 में जिज्ञासा नाम की एक संस्था भी प्रारंभ हुई जिसके 3 लोग संयोजक बने। कौन कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी, श्री कृष्णदास जी और पंडित विद्यानिवास मिश्र जी स्वयं। इन तीनों ने जिज्ञासा नाम की एक संस्था का प्रारंभ 1947 में किया। 1947 में जब जिज्ञासा नाम की संस्था प्रारंभ हुई, आगे बढ़ते गए जीवन के उतार चढ़ाव संघर्षों के कारण। हां, एक चीज बताऊं, इस बीच में एक बात बताना भूल गया आपको। पंडित जी का परिवेश ग्रामीण परिवेश था, पारिवारिक, जानते ही हैं। और इनके व्यक्तित्व की विशेषता थी, मैंने लोगों से बात भी की है, मैं उस परिवार से बहुत ही सन्निकट रूप में जुड़ा रहा हूं। वे घर की और गांव के लोगों से गांव की और घर की भाषा में बात करते थे, उनको बहुत आनंद आता था। और भोजपुरी भाषा से तो बहुत प्रेम था, भोजपुरी साहित्य से भी बहुत प्रेम था। मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आप लोग। राहुल जी के साथ हिंदी तथा अहिंदी भाषी प्रदेशों में भी बहुत सारे पंडित जी ने यात्राएं की। इसी में इनका संपर्क किनके किन से हुआ मैं बता रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त जी, रामधारी सिंह दिनकर जी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, ऐसी ऐसी विभूतियों से इन्हीं यात्राओं में संपर्क होगा। राहुल जी की प्रेरणा पर तो पंडित जी ने सरकारी कामकाज के लिए एक शासन शब्दकोश का भी निर्माण किया और छितवन की छाह जैसे निबंध शीर्षक को तैयार किया, जो अज्ञेय जी द्वारा संपादित होकर के प्रतीक में छपा। धीरे धीरे अज्ञेय जी ने पंडित जी के कई निबंधों को प्रकाशित किया। इतना ही नहीं, उन दिनों कमलेश्वर जी ने अपनी पत्रिका बिहान एक पत्रिका थी जिसके संपादक कमलेश्वर जी थे। उन दिनों बिहान के प्रथम अंक में पंडित जी की एक रचना प्रकाशित की जिसका नाम था टिकोरा नाम की एक रचना प्रकाशित की। इन प्रकाशनों और इन उन्नत कर्मों के धीरे धीरे यात्रा में पंडित जी का जीवन उतार चढ़ाव में, संघर्ष में चलता रहा। ये बहुत ही छोटी सी बात बता रहा हूं प्रस्तावना के रूप में, क्योंकि देखिए आप सभी लोग साहित्य के अध्येता हैं। आप जानते हैं कि जब महाकवि कालिदास रघुवंश का वर्णन करने के लिए उद्यत हुए थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि क्व सूर्य प्रभो पंशः क्व चाल्प विषया मति तितीर सुदुस्तरम मोहाद रूपे नास्मि सागरम। वही दशा हमारी है कि क्व
मिश्र प्रभवो वंशः और क्व चाल्प विषयामति। अरे भाई, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के व्यक्तित्व पर कुछ कहने में मैं सक्षम हूं? क्या मेरी पात्रता है? नहीं, ऐसी कुछ नहीं। मैं क्षमा चाहता हूं। मैं उस आत्मा के प्रति प्रणिपात करके क्षमा चाहता हूं कि आपके विषय में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह अपने अनुभव, सुने हुए ज्ञान और आपके लोगों के संपर्क में आकर और थोड़ी बहुत पुस्तकें देखकर मैंने जो प्राप्त किया है उसका सारांश के रूप में मैं कुछ इस फेसबुक के आज इस प्रथम व्याख्यान में कहने जा रहा हूं। उनके वैशिष्ट का प्रख्यापन करना मेरी विद्या बुद्धि की परिधि में नहीं आता। हाँ, इस भारत देश में बहुत सारे लोग हैं जो उनको अज्ञानी कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि वे आचार्य थे। तो आचार्य को प्रोफेसर तो मूर्ख कह ही सकता है, क्योंकि प्रोफेसर कभी आचार्य नहीं बन सकता। आचार्य के पढ़ाए हुए तमाम लोग प्रोफेसर बन सकते हैं, ऐसा कुछ संभव हो सकता है। तो साथियों, बात करते हैं इस पर कि जीविका कैसे आरंभ की। पंडित जी ने जो जीविका अपनी प्रारंभ की, इसके पूर्व मैं बता चुका हूं कि अवैतनिक सेवा की, आकाशवाणी में भी रहे, हिंदी साहित्य सम्मेलन में भी रहे, उतार चढ़ाव चलता रहा। सबसे पहले 1952 में जो नवनिर्मित प्रदेश था, विंध्य प्रदेश जिसको बोलते थे, उसमें इनके मित्र थे उस समय महेंद्र कुमार मानव, जो तत्कालीन मंत्री थे। उन्होंने विशेष आमंत्रण पर पंडित जी को विंध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश के सूचनाधिकारी का कार्य संभालने के लिए आमंत्रित किया और मित्र होने के नाते पंडित जी ने उसे स्वीकार किया और विंध्य प्रदेश में संपूर्ण प्रदेश के सूचनाधिकारी के कार्यदायित्व को संभाला। इतना ही नहीं, वहां के संस्कृति और साहित्य को भी मंत्रालय में देखा। पंडित जी ने ऐसा देखा और दायित्व संभाला। इतना ही नहीं, उस दायित्व को संभालते हुए विंध्य प्रदेश से लेकर रीवा तक साहित्य, संस्कृति, कला और परंपराएं आदि को लेकर पंडित जी ने बहुत सारे आयोजन किए, बहुत सारी गोष्ठियां कराईं। उन गोष्ठियों में अज्ञे आदि जो बड़े बड़े नाम थे हिंदी साहित्य जगत के उस कालखंड में, वे सब आते जाते रहे और सबका सानिध्य प्राप्त होता रहा। पंडित जी बहुत ही संघर्ष पूर्वक संस्कृत साहित्य और आधुनिक भाषा शास्त्र में सेतु बनने का कार्य कर रहे थे और उन गोष्ठियों में इस प्रकार के विषय रखकर विचार मंथन करा रहे थे, जिससे कुछ निकल कर आए और वह समाज और राष्ट्र को दिया जाए। इस प्रकार का कार्य पंडित जी कर रहे थे। 1956 में पुनः यह सब करने के बाद पंडित जी का लखनऊ आगमन हुआ। लखनऊ आगमन जब हुआ तो कैसे हुआ, किस पद पर हुआ? ये 1956 में सहायक निदेशक सूचना के पद पर लखनऊ आए और बहुत बड़े प्रदेश में यह कार्य किया। इसके साथ साथ यहाँ लखनऊ रहते हुए पंडित जी ने भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, डॉक्टर कमलापत त्रिपाठी जी आदि का सानिध्य प्राप्त किया। इतने बड़े बड़े जो नाम थे, इतने बड़े बड़े जो व्यक्तित्व थे, वे पंडित जी को सहज ही प्राप्त थे और पंडित जी इन्हीं लोगों के बीच अपना अध्ययन और लेखन और अपनी विचार सरणी का विकास कर रहे थे। लखनऊ के क्रम में क्या हुआ, लखनऊ निवास के और लखनऊ प्रवास के क्रम में क्या हुआ कि एक इनका तीसरा निबंध संग्रह उस समय छपा। उसका नाम था तुम चंदन हम पानी। वो प्रकाशित हुआ और
डॉक्टर संपूर्णानंद जी, अमृतलाल नागर जी, भगवती चरण वर्मा जी, जो हिंदी के साहित्य के बहुत बड़े बड़े नाम रहे, डॉक्टर कमलापति त्रिपाठी जी के सानिध्य में यहाँ भी बहुत सारे आयोजन, गोष्ठियाँ और विद्वत चर्चा आदरणीय पंडित मिश्र जी के सौजन्य से संपन्न हुए। अब इसी क्रम में पंडित जी की यात्रा गोरखपुर की ओर हुई। जहां से चले थे फिर वहीं वापस आ रहे थे। कैसे? ये भौतिक रूप में हो रहा था। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनका रीडर के पद पर चयन हुआ। सूचना सहायक निदेशक सूचना के पद को छोड़कर आदरणीय पंडित जी ने रीडर बनना स्वीकार किया। और वो घटना मुझे भूलती नहीं है जब सन 1999 में आचार्य प्रोफेसर दशरथ द्विवेदी जी, जो संस्कृत काव्य शास्त्र में अपना एक अच्छा हस्तक्षेप रखते थे उस समय, उन्होंने जब मुझे ध्वन्यालोक पढ़ाना प्रारंभ किया और आक्षेप समाधान मुझे देर से समझ में आते थे, तो उन्होंने कहा कि यही वह कक्ष है, यही वह स्थान है जहां आप लोग बैठे हो, वहां मैं बैठा था, और जहां मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं, यहां पंडित विद्यानिवास मिश्र जी थे, और यही पुस्तक उन्होंने इसी कक्षा में मुझे पढ़ाई थी। आज मुझे साथियों कहने में संकोच का अनुभव नहीं हो रहा है कि बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ध्वन्यालोक जैसे ग्रंथ को पंडित जी ने प्रोफेसर दशरथ द्विवेदी को पढ़ाया था, जो स्वयं काव्य शास्त्र में अच्छा पांडित्य रखते थे। इतना कठिन ग्रंथ आज कहना न होगा कि हिंदी साहित्य के पास ऐसे पंडित का सर्वथा अभाव है। मैं डरता नहीं हूं कहने में, मैं निर्भय होकर यह बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के पंडित का अभाव है, और पता नहीं कब फिर भारत माता कभी कृपा करेगी तो हिंदी साहित्य को इस प्रकार का एक पंडित प्राप्त होगा। हमारे साथ अभी देखिए अनूपपति तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। इन्हीं दिनों क्या हुआ कि रीडर पद पर जब चयन हुआ तो पंडित जी 1960 और 62 के कालखंड में एक प्रख्यात भाषा शास्त्री प्रोफेसर M.B. एमेन्यू, जो वैदेशिक थे, के विशेष आमंत्रण पर पंडित जी कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया जब गए तो वहां पर उन्होंने द डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि व्याकरण पर शोध कार्य किया, और यह शोध कार्य पंडित जी का 1965 में नीदरलैंड की जूना इंगुरियम की श्रृंखला में द डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि के नाम से प्रकाशित भी हुआ। पद्मश्री और पद्म विभूषण तो जो पुरस्कार मिले वो इस व्यक्तित्व के लिए छोटे, क्योंकि इसके लिए बाद में चर्चा करूं। यह जो कार्य था पाणिनि व्याकरण पर कैलिफोर्निया का, और यह जो प्रकाशित हुआ, इसी पर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पंडित जी को डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। जो डॉक्टरेट का कार्य, जो विद्यावारिधि का कार्य, जो पीएचडी का कार्य, जो विद्यावाचस्पति का कार्य इलाहाबाद विश्वविद्यालय में श्रीमद् भागवत पर हो रहे शोध कार्य में अपूर्ण रह गया था, वह पाणिनि व्याकरण के इस प्रकाशन पर गोरखपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि उस पर प्रदान की। इसी क्रम में 1968 में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में डॉक्टर गौरीनाथ शास्त्री जी कुलपति थे। उनका एक विशेष आमंत्रण पंडित जी को प्राप्त हुआ
और उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषा विभाग के अध्यक्ष और प्रोफेसर पद पर आदर सहित पंडित जी को बुला करके कार्य करने के लिए निवेदन किया। उन्हीं के अनुरोध पर पंडित जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक भाषा और भाषा शास्त्र का संवाद करने के लिए वहां पर कार्य संभाला और खूब काम किया, खूब व्याख्यान कराए, खूब अध्ययन अध्यापन कराया, खूब शोध कराया। यह सारा कार्य पंडित जी ने उस कालखंड में किया। साथियों, इसी क्रम में यह सब कार्य चलता रहा। पंडित जी की रचना धर्मिता का और शास्त्र अध्ययन का, अध्यापन का और शासन के भी कार्यों का, उसी में प्रकाशन का भी। इसी क्रम में सन 1978 में पंडित जी आगरा आ गए। आगरा विश्वविद्यालय के कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी हिंदी संस्थान के वे निदेशक बने और इस निदेशकत्व में वे वृंदावन, मथुरा की धरती और ब्रज की धरती के संपर्क में आए। यहां उन्हें भगवत प्रेम जगा, यहां कृष्ण प्रेम जगा। वही कृष्ण प्रेम जो श्रीमद् भागवत के शोध कार्य पर शिथिल हो गया था, वह वृंदावन की धरती पर आकर जगा। और यहां पंडित जी को गुरु शरणानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, रमण रेती जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस समय वृंदावन यही वह स्थान है जहां पर पंडित जी के हृदय में भक्ति की धारा भी प्रवाहित हुई। लोग इसे बाद में जान नहीं सके, किंतु जब मैंने पंडित जी की रचनाओं को देखा तो लगा कि लेखक का हृदय भक्त हृदय हो चुका है। और इसी क्रम में इन्हीं स्थानों पर रहते हुए पंडित जी ने क्या क्या लिखा पढ़ा, क्या क्या प्रकाशित हुआ, क्या क्या कार्य किया, वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी आगरा के कार्यकाल के इसी कालखंड में तमाल के झरोखे से मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अग्निरथ अंगद की नियति शेफाली झर रही है, आदि आदि ये सब जो निबंध कृतियां इनकी थीं, वे इसी आगरा के कार्यकाल के कालखंड में प्रकाशित हुई। और यहीं पर पंडित जी ने सूरदास, रसखान, रहीम आदि मध्यकालीन कवियों पर अध्ययन अध्यापन और शोध कार्य को बहुत सारी गति प्रदान किया। इतना ही नहीं, इसके ठीक इसी क्रम में पंडित जी 1993 में नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक का कार्य भी संभाला। प्रधान संपादक बनते हुए मिश्र जी ने अपना कार्य और साहित्य सर्जना और यह संभाल करके पंडित जी ने अपनी रचनाशीलता और चिंतनशीलता को शिथिल नहीं होने दिया। उनकी अनथक यात्रा चलती रही। वे एक अनथक यात्री ही सिद्ध हुए अंततः। यह यात्रा कैसी यात्रा रही? केवल साहित्य यात्रा नहीं रही, बल्कि साहित्य और तीर्थ के स्थानों पर भी यात्रा रही। कहां कहां गए मिश्र जी? सभी तीर्थों की यात्रा की, सभी धार्मिक स्थलों की भी यात्रा की, सभी भौगोलिक स्थलों की भी यात्रा की, सभी साहित्य भूमियों की भी यात्रा किया और भारत के समस्त सांस्कृतिक और उन्नत स्थानों की भी यात्रा किया। इतना ही नहीं, बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन का जो साम्य होना चाहिए था, उस पर बरकले से उन्होंने दतिया पीठ के सिद्ध संत जो बौद्ध दर्शन का, उनके साथ जो एक अच्छा खासा वार्तालाप भी किया, अच्छी वार्ता भी की पत्राचार के माध्यम से, ऐसा भी वो लिखित है। पंडित जी ने इतना ही नहीं किया,
पंडित जी विदेश यात्रा भी की। विदेश यात्रा में उन्होंने अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, रोमानिया, वियतनाम, हॉलैंड, स्पेन, सूरीनाम, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस आदि आदि सभी देशों की यात्राएं की। यहां जाकर वे भारतीय परंपरा, भारतीय भाषा चिंतन, भारतीय साहित्य की वह ध्वनि, भारतीय काव्य का मर्म और भारतीय आचार्यों के उन्नत व्यक्तित्व की जो भी प्रशस्ति थी उस पर काफी चर्चा की, बहुत चर्चा की, बहुत लिखा पढ़ा, बहुत गोष्ठियां की, बहुत व्याख्यान दिए और इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को और भारतीय संस्कृति को उन्होंने साहित्याकाश में दिखाने का प्रयास किया और समाज के सम्मुख रखा। इतना ही नहीं, भोजपुरी साहित्य का एक उनका प्रकाशन है, मानिक मोर हेरैलें। मानिक मोर हेरैलें व्यंग्य का उनका एक प्रकाशन है, सक्तून पिव देवदत्त। देखिए, पंडित जी संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे, पहले आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा। संस्कृत व्याकरण का विद्वान होते हुए उन्होंने संस्कृत व्याकरण से एक व्यंग निकाला और उस व्यंग का नाम रखा सक्तून पिव देवदत्त। हे देवदत्त, सतुआ पियो, सत्तू पियो। ऐसा क्यों लिखा? पंडित जी के मन में आया, पंडित जी ने लिखा है कि जब वेदांत सार मैं पढ़ता, जब मैं न्याय व सिद्धांत मुक्तावली पढ़ता, जब मैं व्याकरण शास्त्र के और व्याकरण दर्शन के ग्रंथ पढ़ता, तो देवदत्त ही एक ऐसा नाम उदाहरण के रूप में आचार्यों को मिला जिसमें दंड देना हो तो देवदत्त को दिया जाए, चोरी करना हो तो देवदत्त से कराया जाए, मोटा हो रहा है तो देवदत्त हो रहा है, दुबला हो रहा है तो देवदत्त हो रहा है। और इतना ही नहीं, रास्ते में मिठाई अच्छी लगती है किसे? देवदत्त को। देवदत्ताय रोचते मोदकम पथि, पाणिनि व्याकरण का एक उदाहरण, कारक प्रकरण का। ये सब जब पंडित जी ने अध्ययन किया तो उनको अंतर मन में एक व्यंग्य उपजा कि देवदत्त नाम चुन करके बहुत बढ़िया उद्धरण लेकर के ही विद्वानों ने ऐसा ऐसा किया है, तो हे देवदत्त सक्तून पियो। अब पंडित जी ने उसको हिंदी में, हिंदी साहित्य में जो व्यंग्य लाया उसमें संस्कृत के आचार्यों ने देवदत्त से चोरी तो करवाई थी, देवदत्त को चोरी के बदले दंड तो दिया था, देवदत्त को मोटा पतला दिखाया था, देवदत्त को मिठाई अच्छी लगती है नहीं लगती है, साग खाता है भात खाता है, सब तो कहा था, लेकिन सतुआ नहीं पिलवा पाए थे। वो पंडित जी ने देवदत्त से पिलवा दिया अपने व्यंग्य में। उसका शीर्षक था सक्तून पिव देवदत्त। यही नहीं, शिव जी की बारात भी पंडित जी की एक व्यंग्य रचना है। डेरी बनाम खेती भी पंडित जी की एक व्यंग्य रचना है। इन सारी रचनाओं के बाद जो विचार प्रधान निबंध हैं, भारतीय इतिहास का बोध और भारत का प्रबुद्ध मानस, गांधी जी का करुण रस, आदर्शों का द्वंद्व, अग्निरथ, आधुनिकता मेरी नजर में परंपरा बंधन नहीं है, रहमन पानी राखिए, तकनीक और आदमी, श्री भी उनका एक निबंध है। विचार प्रधान निबंध में श्री महाकाव्य विमर्श में पंडित जी का क्या है? सर्वभूतेषु ये नैकम भाव भव्यमीक्षते। महाभारत का एक अव्यय भाव है, ये महाकाव्य विमर्श छपा है। रामायण का काव्य मर्म है पंडित जी द्वारा रचित सीता के निर्वासन में राम का निर्वासन। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत रस विमर्श भी पंडित जी की रचनाओं में एक बहुत गौरवपूर्ण रचना है। धर्म तीर्थ और पर्व पर भी रचनाएं हैं। हिंदू होने का मतलब, यह भी एक रचना है। हिंदू धर्म की नई पहचान, यह भी है। आस्था, विश्वास और श्रद्धा,
यह भी एक रचना है पंडित जी की। आप लोग और मैं अल्प समय में और अपने अल्प ज्ञान में मैं बहुत तो नहीं बता सकता, किंतु और जो मैं प्राप्त कर पाया हूं, अंगद की नियति मैंने बताया था। रेडियो रूपक में एक गार्गी वाचकनवी पंडित जी ने बनाया था। पत्र लेखन में भी उन्होंने कटीले तारों के आर पार, धान पार और नीली लपटें, इस प्रकार की बात। पत्र में फिर उन्होंने इंटेलेक्चुअल भैया के नाम परंपरा जी का ये सब भी लिखा था। असाध्य वीणा भी लिखा था, गीत गोविंद, इस टाइप का काव्य विश्लेषण जो किया है गीत गोविंद का, ये सब काम किया है। भाषा चिंतन में वाक के महत्व के स्रोत, वाणी के महत्व के स्रोत भी, हमारे देश की वाचिक परंपरा, यह भी लिखा था। भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका भी लिखी है। काव्य भाषा का कथन और साभिप्राय विचलन भी लिखा है। आवाजें भी लिखी, आनाजी बादल जरूर, ये भी लिखा। साहित्य और लोक में भी पंडित जी ने लिखा, साहित्य का प्रयोजन लिखा। नैरंतर्य और चुनौती, भारतीय परंपरा के दो अक्षय स्रोत, लोक और शास्त्र। ध्यान दीजिएगा, पंडित जी ने ये जो शीर्षक लिखा, भारतीय परंपरा के दो अक्षय स्रोत जिनका कभी क्षरण नहीं हो सकता, वे कौन है? एक लोक भी है और एक शास्त्र भी है। लोक अक्षय नहीं है, लोक क्षरित नहीं है, अक्षय है। इन्होंने ये कहा है। कैसे? बहुत पैनी दृष्टि थी, बहुत बारीक दृष्टि थी हो, क्योंकि दुनिया कहती है न यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। पंडित जी नहीं मानते थे। पंडित जी, ऐसा मैं भी सोचता हूं, पंडित जी ने माना है कि ना न लोक चरितम चरित भी ध्यान में रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा समुन्नत कार्य होने लगेगा और पता चलेगा कि उस कार्य के विरुद्ध लोक परंपरा उसे न्यून बनाने वाली है, तो वहां आपको लोक का ध्यान नहीं देना चाहिए। हर जगह लोक नहीं आता, लोक अक्षयता में योगदान देता है। ऐसे उन्नत सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। शास्त्र भी लोक परंपरा के अक्षय स्रोत माने जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पंडित जी ने जब रास पंचाध्यायी पर लिखा तो वहां एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पंडित जी के पूर्व हिंदी साहित्य के एक सर्वप्रतिष्ठ आलोचक आचार्य ने कहा था कि पराजित मनोवृत्ति भक्ति स्वीकार करती है, किंतु पंडित जी ने जब रास पंचाध्यायी पर अपनी लेखनी चलाई तो या दोहने व हनने जो श्लोक है, जो ब्रज सुंदरी नाम रमयान शकार, जो रे में रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्व प्रतिबिंब विभ्रम, जो श्लोक है रास पंचाध्यायी का, श्रीमद् भागवत का, महापुराण का, उसका जब अध्ययन किया और गोपियों के जो चरित्र का अध्ययन किया तो पंडित जी ने कहा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने भले ही माना हो, लोगों ने भले ही कहा हो कि भक्ति कर्म से पलायन है, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति में आकर कर्म और सुदृढ़ हो जाता है, ऐसा हिंदी साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र का मानना है और उनकी यह स्थापना है। और ऐसी कोई नई बात नहीं थी। पता नहीं क्यों जिस आचार्य ने भी कहा हो कि पराजित मनोवृत्ति भक्ति स्वीकार कर लेती है, अच्छा ठीक नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी जब वाल्मीकि रामायण को निहारा और सुंदर कांड में जब देखा तो हनुमान जी ने जो बात कही है कि कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिय न तुम्हें मनसः किंचित वैकृत्यम उपजायते, मनो ही हेतु सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने, शुभाशुभावस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम।
मन ही सभी इंद्रियों के शुभ और अशुभ कर्मों में प्रेरणादायी होता है और वह प्रत्येक अवस्था में नियंत्रित है। ऐसा कौन बोल रहा है? भक्तराज बोल रहा है। भक्तराज क्या कह रहा है? कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिय। मैंने अपनी माता को ढूंढने के लिए लंका नगर की बहुत सारी स्त्रियों को देखा है, किंतु न तुम्हें मनसः किंचित वैकृत्यम उपजायते, किंतु हमारे मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया, क्योंकि मैं कार्य साधक हूं, मुझ में कार्य की पात्रता है। साथियों, जिसने यह पहचान लिया होगा कि आप में जब कार्य की पात्रता आ जाती है, आप अपने कार्य को सम्मान देना प्रारंभ करते हैं, तो वह एक भक्ति हो जाता है। और वही भक्ति सुदृढ़ मनोवृत्ति बन जाती है। पराजित मनोवृत्ति भक्ति नहीं स्वीकार करती, सुदृढ़ मनोवृत्ति भक्ति स्वीकार करती है। ऐसा पंडित जी का मानना था। कोई असहमत हो सकता है, उसका अपना मामला है, किंतु ये पंडित जी की अपनी बात थी, हम किसी के ऊपर थोपने नहीं आए। साथियों, भारत का साहित्य, भारत की संस्कृति और भारत की भाषा, इन तीनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। भारत की भाषा भारतीय संस्कृति से कभी अलग नहीं हो सकती। दुनिया के वे लोग जो मानते होंगे कि भाषा और संस्कृति का संबंध नहीं है, वे माने, मैं मानता हूं, सभी मानते थे और भी मानते हैं कि भाषा और संस्कृति का अन्योन्याश्रित संबंध है। इसलिए भारतीय संस्कृति की स्थापना में, भारतीय संस्कृति की गौरव वृद्धि में, भारतीय संस्कृति की श्री वृद्धि में जो पंडित विद्यानिवास मिश्र के अध्ययन के पश्चात उनकी लेखनी ने जो अवदान दिया है, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए तो कम है। क्योंकि देखिए, जो परंपरा पर विश्वास नहीं करता, जो परंपरा के प्रति प्रणिपात नहीं करता, जिसे भाषिक संस्कार पर विश्वास नहीं होता, जो भाषा के प्रति आदर नहीं रखता, वह सही मायने में साहित्यकार नहीं हो सकता। क्या व्यास जी को, वाल्मीकि को, कालिदास को, आदि आदि सभी रस सिद्ध कवियों को भारतीय परंपरा में कभी साहित्यकार कहा गया था? नहीं। साहित्यकार कब से कहा जाने लगा? जब से करने लगे। इसके पूर्व वह उतरता था, और जब से किया जाने लगा तभी से कार कहा जाने लगा। जैसे कुंभकार कहते हैं ना, तो कुंभम करोति तो कुंभकार। अरे कुंभ करता है ना, घड़ा बनाता है वो, तो क्या करता है? बनाने के लिए पहले मिट्टी की पहचान करता है, मिट्टी का शोधन करता है, उसमें से रॉ मटेरियल बाहर करता है, कूड़े करकट हटा देता है, फिर मिट्टी जलवायु के अनुसार ले आता है, उसमें जल मिलाता है, उसका संस्कार करता है और पवित्र बना करके तब वह अपनी चाकी पर रखता है, और फिर उसको अपनी कला और अपनी कौशल और अपने विचारों के आधार पर उसको आकार देता है, और प्रयोजन के आधार पर वह आकार देता है, उपयोग के आधार पर वह आकार देता है, और उसी प्रकार के पात्र बनाता है। पात्र बना करके और पकाता है आग में, फूटने लायक न रह जाए, कोई भी ले जाए तो इसका सदुपयोग कर सके, ऐसी वस्तु बनाकर जो समाज को प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? कुंभकार। इसी प्रकार भाषा से वर्णों को चुनना, वर्ण संघटना के आधार पर मर्यादित शब्दों का चुनाव करना, और मर्यादित शब्दों का चुनाव करके अर्थ के अनुरूप शब्दों को रखना, और उसमें से अपशब्दों के प्रयोग को किनारे करना। ऐसे भावों को कभी न आने देना जिस साहित्य को पढ़कर कुत्सित विचारों का जन्म हो। यह कार्य साहित्यकार का। तब वो ऐसी लेखनी चलाने वाला जो अक्षुण परंपरा का वाहक होता है, वह इस भारत की माटी पर प्रतिष्ठित साहित्यकार कहलाता है। उसी का जस गाया जाता है, उसी की कीर्ति अमर होती है। आज
हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि पंडित विद्यानिवास मिश्र जी वह तपे हुए स्वर्ण हैं, आग में कूद कर वह तपे हुए स्वर्ण हैं, जिस सोने को अर्थात पंडित जी के स्वर्ण पुष्प जैसे विचारों को अपना करके कोई भी साहित्य का अध्येता अपने शैक्षिक जीवन और अपने रचना धर्मिता के जीवन में उसको आभूषण बना करके अपनी श्रृंगार सामग्री बना सकता है, वह अलंकृत हो सकता है। ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी भाषा धर्मिता के अनुगामी आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी रहे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी की निपुणता ठीक उसी प्रकार की है जिसको आचार्य मम्मट ने संस्कृत काव्य शास्त्र में निपुणता की परिभाषा लिखी थी कि लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य शास्त्राणाम छंदो व्याकरणाभिधान कोशकला चतुर्वर्ग गज खड्ग तुर्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम विमर्शनाद निपुणता व्युत्पत्ति। जो ये कहा था, बिल्कुल ये सारे के सारे लक्षण पंडित विद्यानिवास मिश्र जी में दिखाई देते हैं। पंडित जी ने वैदिक अध्ययन भी किया था, पंडित जी ने दर्शन का अध्ययन भी किया था, पंडित जी ने संपूर्ण वेदांग का अध्ययन भी किया था, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद और ज्योतिष सभी वेदांगों का कमोबेश अध्ययन पंडित जी ने किया था। भाषा के पंडित थे। और यदि मैं यह कहूं कि पंडित विद्यानिवास मिश्र अपनी भाषा के पिता थे, जो वह बोलते थे, जो वह लिखते थे, वह उनकी भाषा थी। मुझसे भारत के एक बहुत माने जाने पत्रकार ने कहा था कि दिल्ली के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में सहृदय विषय पर, सहृदय शब्द पर पंडित विद्यानिवास मिश्र ने 1 सप्ताह का व्याख्यान दिया था। केवल सहृदय शब्द पर 1 सप्ताह का व्याख्यान दिया था और उन्हें पता होता था कि कौन किस विषय पर सबसे अच्छा बोलता है। उज्जैन में एक कथा आज भी वार्ता प्रसंग में शैक्षिक समुदाय में एक बात चलती है, जब भी बात उभरती है तो कहा जाता है कि प्रोफेसर श्रीनिवास रथ कहा करते थे कि सभी वक्ता तो सोच सोच कर बोलते हैं, सभी लेखक तो सोच सोच कर लिखते हैं, किंतु पंडित विद्यानिवास मिश्र बोलते हुए सोचते हैं, लिखते हुए सोचते हैं। यही सबसे अतिरिक्त विलक्षण है और उनकी यही विलक्षणता है। ऐसे अप्रतिम साहित्य शास्त्री, ऐसे भारतीय संस्कृति के संवाहक और ध्वजवाहक आचार्य पंडित विद्यानिवास मिश्र का स्मरण करके और उन पर कुछ बातचीत करके आज हम अपने जीवन को धन्य मान रहे हैं। और आप सभी के समक्ष जो कुछ भी अल्प ज्ञान के आधार पर मैंने कहा, अभी तो उनकी रचना धर्मिता के बारे में और उनके रचना तथ्यों के बारे में मैंने कोई बात नहीं की। धीरे धीरे बहुत समय हो गया, आगे कभी भी हम लोग इस प्रकार बैठेंगे तो और विस्तृत चर्चा करेंगे। और यदि यह लेख वक्तव्य प्रकाशित होने को हुआ तो मैं अपने इस वक्तव्य को परिष्कृत करके और सूचनाओं से और समृद्ध करके लिखित रूप में प्रस्तुत करूंगा। आप सभी ने हमें सुना और ध्यान से सुना, इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।